एक रूसी परामनोविज्ञानी कॉमेंस्की और कार्ल निकोलायेव ने अपने शोधों के अनेक विवरणों का हवाला देते हुए बताया है कि दूरस्थ अनुभूतियां यो यदा कदा लोगों को अनायास भी होती रहती हैं, किंतु उसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित करने पर इस अनुभूति को और भी अधिक स्पष्ट एवं विकसित किया जा सकता है। इस संदर्भ में हुए परीक्षणों का विस्तृत विवरण प्रावदा मैगजीन में कॉस्मोस बॉडी नामक लेख के नाम से प्रकाशित हुआ था। मनुष्य की शारीरिक संरचना अन्य प्राणियों की तुलना में विचित्र और अद्भुत है। कर्मेंद्रियों में हाथों की बनावट ऐसी है जिसके सहारे अनेकों शिल्पों कौशलों में प्रवीणता प्राप्त हो सके। आंखें मात्र देखने के ही काम नहीं आती, वरन उनसे निकलने वाला तेजस दूसरों को प्रभावित आकर्षित करने के भी काम आता है। मस्तिष्क तो अपने आप में असाधारण विद्युत संस्थान है। अब तक बुद्धिबल मनोबल की ही प्रशंसा थी, अब उन प्रवाहों का भी पता चल रहा है जो व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने और उसकी खोज खबर लाने में समर्थ हैं। आत्मसत्ता की गरिमा को यदि समझा जा सके और उसकी खोजबीन में उत्पादन अभिवर्धन में लग जाया जाए तो इतना कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो अब तक की भौतिक उपलब्धियों की तुलना में हल्का नहीं भारी ही बैठेगा। तपस्वियों के आश्रमों में हिंसक और अहिंसक प्राणी बैर भाव भूलकर प्रेम भाव से रहते देखे गए हैं। नेताओं में इस प्रकार की विशेषता प्रायः पाई जाती है। उनका आकर्षण लोगों को प्रभावित व सहमत करता है और अनुयायी बनने के लिए विवश करता है। यदि यह प्रभाव उथला है तो सम्मोहित व्यक्ति थोड़े ही समय में उस प्रभाव से मुक्त होकर पूर्व स्थिति में पाए जाते हैं, पर यदि उसमें सघनता हुई तो प्रभाव भी स्थायी बना रहता है। यह प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हर क्षेत्र में पाए जाते हैं और साथियों को प्रभावित करते हैं। डाकुओं तक को साथी मिल जाते हैं और सामने आने पर प्रतिशोध करने वालों की डिग्गी बंध जाती है। रूप और सौंदर्य के आकर्षण पर दूसरे अनायास ही मोहित होते हैं। नर्तकियों और वधुओं से लेकर छोटे बालकों की सुकोमलता में ऐसा आकर्षण पाया जाता है जो संपर्क में आने वालों का मन बरबस अपनी ओर खींचे। इस आकर्षण के पीछे कोई गहरा कारण नहीं है, मात्र तेजोवलय की वह प्रभावशाली शक्ति ही काम करती है जिसके आगे दूसरे अनायास ही झुकते खींचते चले जाते हैं। इस मानवी चुंबकत्व को वैज्ञानिकों की भाषा में एनिमल मैग्नेटिज्म कहते हैं। तेजोवलय संपूर्ण शरीर के इर्द गिर्द छाया रहता है। पैरों की ओर उसका घेरा कम होता है, क्रमशः वह अधिक चौड़ा होता जाता है और मस्तिष्क तक पहुंचते पहुंचते उसकी चौड़ाई प्रायः द्विगुनी हो जाती है। बेर का फल जैसे नीचे पतला नोकदार होता है और उसका सिरा मोटा होता है, लगभग इसी प्रकार से आसपास यह प्रकाश पुंज फैला रहता है। इसकी चौड़ाई शरीर से बाहर 3 से 7 फुट तक की पाई जाती है। खगोलवेत्ता जानते हैं कि आकाश में अनेकों तारे ऐसे हैं जिनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। हो सकता है कोई तारा हजारों वर्ष पूर्व मर गया हो, पर उसका प्रकाश अपनी चाल से चलता हुआ अब पृथ्वी पर आना आरंभ हुआ हो और आगे हजारों वर्ष तक चमकता रहे, जबकि उसकी मृत्यु चिरकाल पूर्व हो चुकी है। प्रकाश की गति प्रति सेकंड 1,86,000 मील है। इस चाल से अधिक उसकी दौड़ नहीं, पर मनुष्य मन इससे भी अधिक द्रुतगामी है। रॉकेटों को चंद्रमा तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं, पर मन तो वहां एक क्षण में पहुंच सकता है। यह ध्यान रखने की बात है कि मन मात्र कल्पना ही नहीं है, वरन इसके साथ चेतनात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई हो तो वह प्रकाश की तरह ही एक सशक्त तथ्य बन जाती है और वही कार्य करती है जो अंतरिक्ष व्यापी ताप, चुंबकत्व,
जैसी शक्तियां काम करती हैं। यदि प्रकाश की गति का उल्लंघन करके अपनी चेतनात्मक ऊर्जा आगे निकल जाए और वहां जा पहुंचे जहां अभी हजार वर्ष पूर्व निःसृत हुई प्रकाश तरंगे नहीं पहुंच पाई हैं, तो निसंदेह उस समय की समस्त घटनाएं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं, मानो अभी अभी ही वे घटित हो रही हैं। यदि हमारे शक्तिशाली अचेतन विद्युत संस्थान ध्यान चेतना को इतना सक्षम बनाए कि प्रकाश की गति पिछड़ जाए, तो कोई कारण नहीं कि हम चिर अतीत की घटनाओं व्यक्तियों को देख समझ न सकें। इतना ही नहीं, जो महामानव हजारों लाखों वर्ष पूर्व दिवंगत हो गए, उनके अंतरिक्ष में उड़ते हुए तेजोवलय के साथ संबंध बना सकते हैं और वही लाभ ले सकते हैं जो उनके पास बैठने या उनका प्रभाव ग्रहण करने से संभव हो सकता था। उपरोक्त सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण जी के मुख से निकली हुई गीता उसी तरह सुन सकता है जिस तरह अर्जुन ने समीप बैठकर सुनी थी। सुखदेव जी द्वारा परीक्षित को सुनाई गई भागवत को ज्यों का त्यों सुना जा सकता है। वशिष्ठ जी द्वारा राम को सुनाई गई योग वासिष्ठ को अभी भी इसी रूप में श्रवण कर सकना कठिन न रहेगा। रामचरित्र और कृष्ण चरित्र की सारी घटनाएं यथाक्रम देखी जा सकेंगी। त्रिकालदर्शी ऋषि इस विद्या में पारंगत हो चुके थे और उनके हाथ में बहुत कुछ सब कुछ जानने की शक्ति थी। इतना ही नहीं, वे भावी घटनाक्रम की संभावनाओं को मोड़ बदल भी सकते थे। इसके प्रमाणों से अनेक शास्त्र पुराण भरे पड़े हैं। वे उपलब्धियां भविष्य में भी प्राप्त की जा सकती हैं। वर्तमान में विभिन्न स्थानों में घटित हो रहे घटनाक्रमों को दिव्यदर्शी व्यक्ति देख या जान सकता है, परस्पर संवादों और संदेशों का विनिमय कर सकता है। इतना ही नहीं, यदि उसके पास अपनी कोई प्रेरक एवं उपयोगी क्षमता होगी तो उसे किसी दूसरे के लिए प्रेरित करके उसे लाभान्वित भी कर सकता है। किंतु इसके लिए तप साधना द्वारा उपार्जित आत्मबल का संपादन नितांत आवश्यक है। हम चाहे तो शरीर, बुद्धि और धन जैसी संपदाओं की तरह आत्मशक्ति की विभूतियां भी संपादित कर सकते हैं और इसके आधार पर हमारा मानवी चुंबकत्व तेजोवलय इतना प्रचंड हो सकता है कि व्यक्तियों तथा वस्तुओं को अभिष्ट मात्रा में प्रभावित किया जा सके और अपने आप को हर क्षेत्र में समर्थ सफल सिद्ध किया जा सके। शक्ति का विपुल भंडार अपनी मुट्ठी में, यूं शरीर को हाड़ मांस का पुतला, मिट्टी का खिलौना और पंच तत्वों का बेमेल खेल कहा जाता है। पानी के बुलबुले से उपमा देकर क्षण भंगुर बताया जाता है। इस कथन में इतना ही सार है कि यह विपत्ति टूट पड़ने पर नष्ट भी हो सकता है, पर जैसी भी कुछ इसकी सत्ता है, उस पर दृष्टिपात करने से वह परमाणु भट्टियों जैसा शक्तिशाली संयंत्र सिद्ध होता है। उसकी संभावनाएं अनंत हैं। ब्रह्मांड का बीज इस पिंड को सही ही बताया गया है। जो शक्तियां ब्रह्मांड में देखी गई हैं या भविष्य में देखी जाएंगी, उनका बीज इस पिंड में इस प्रकार मौजूद है कि यदि कोई उसे सींच सके तो देखते देखते विशालकाय वृक्ष के रूप में परिणत हो सकता है। मांसपेशियों में भरी हुई, कोशिकाओं में छलकती हुई, त्वचा में चमकती हुई ऊर्जा दिया सलाई की तरह छोटी है, पर यदि उसे ठीक तरह जला दिया जाए और अभिष्ट आधार के साथ नियोजित कर दिया जाए तो उसे प्रचंड दावानल के रूप में संव्याप्त भी देखा जा सकता है। नन्हे से परमाणु को जब अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है तो वह धरती को हिला देता है और आसमान को कंपा देता है। मानव शरीर की ऊर्जा में भौतिक जगत में काम करने वाली ऊर्जा के अतिरिक्त चैतन्य तेजस भी विद्यमान है, अस्तु इसकी सामर्थ्य
और भी अधिक बढ़ जाती है। यदि उसका प्रकटीकरण एवं प्रस्फुरण किया जा सके तो उसका चमत्कार देखते ही बने। मनुष्य में रिद्धि सिद्धियों का भंडार भरा पूरा परिलक्षित हो। शरीर पर लिपटे हुए सीधे सादे त्वचा परिधान को ही गंभीरता पूर्वक देखिए। उसकी रचना और प्रक्रिया कितनी संवेदनशील, सूक्ष्म, जटिल और सशक्त है। 1 वर्ग फुट त्वचा में लगभग 72 फुट लंबी तंत्रिकाएं जाल की तरह बिछी हुई हैं। इतनी ही जगह में रक्त नलिकाओं की लंबाई लगभग 12 फुट बैठती है। शरीर की गर्मी को जब बाहर निकलना आवश्यक होता है तो ये फैल जाती है, और जब ठंडी लगती है तो भीतर की गर्मी बाहर न निकलने देने से शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए वे सिकुड़ जाती हैं। संपूर्ण शरीर की त्वचा में लगभग 2 लाख स्वेद ग्रंथियां हैं। इनमें से पसीने के रूप में शरीर के हानिकारक पदार्थ बराबर बाहर निकलते रहते हैं। यदि स्नान करने में आलस बरता जाए तो चमड़ी पर पसीना सूखकर एक परत जैसी बन जाती है, और उसके विषैलेपन से बदबू ही नहीं आती, वरन खुजली, दाद, फुंसियां जैसी बीमारियों भी पैदा हो जाती हैं। चमड़ी की बीमारियां में कोढ़ मुख्य है। संसार में 1,05,00,000 से अधिक कोढ़ी हैं, जिनमें से 26 लाख से अधिक तो केवल भारत में ही है। यो चमड़ी सीधी सफाचट दिखती है, पर उसमें इतने छोटे छोटे भेद प्रभेद भरे होते हैं कि आश्चर्य करना पड़ता है कि किस प्रकार उसमें इतनी चीजें भरी हुई हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर चमड़ी में 5 तेल ग्रंथियां, 10 रोएं, 3 लाख कोशिकाएं, 4 ताप सूचक तंत्र, 200 दर्द सूचक स्नायु छोर, 25 स्पर्शानुभूति तंत्र, 4 गंज स्नायु, 3000 संवेदना ग्राहक कोशिकाएं, 100 स्वेद ग्रंथि, 3 फुट रक्त वाहिनियां। इन सब का अपना अपना अनोखा कर्तव्य है, और वह ऐसा अद्भुत है कि मानवकृत समस्त संयंत्रों को इस त्वचा प्रक्रिया के सम्मुख तुच्छ ठहराया जा सकता है। त्वचा के भीतर भरी हुई मांसपेशियों को देखिए। यों वे घिनौनी लगती है, पर उनका प्रत्येक कण कितना ऊर्जा संपन्न है, इसे देखते हुए अवाक रह जाना पड़ता है। ताकत का लेखा जोखा लिया जाता है। खेलों में, युद्धों में, प्रतियोगिताओं में, काम के मूल्यांकन में ताकत की परख होती है। कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना कमजोर, इस बात का लेखा जोखा लिया जाता है। यह ताकत कहाँ रहती है, कहाँ से आती है? शारीरिक शक्ति का स्रोत हमारी मांसपेशियां, लचक, स्फूर्ति, आकुंचन, प्रकुंचन, सब कुछ उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है। जब उनमें समर्थता भरी रहती है तो मनुष्य को वज्र अगी, लौह पुरुष आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। कुश्ती, दौड़, भारोत्तोलन, छलांग, दबाव आदि के अवसरों पर जो करामत शरीर दिखाता है उसे स्वस्थ मांसपेशियों का चमत्कार ही कहना चाहिए। यदि वे ढीली पड़ जाएं, क्षमता खो बैठे, तो फिर चलना, खड़ा होना और भोजन पचाना तक कठिन हो जाए। मांसपेशियों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक, बहुत बारीक तंतुओं से बनी हुई जो गति पैदा करती हैं। चलने, खाने, हंसने आदि में इन्हीं का प्रयोग होता है। मस्तिष्क की आज्ञा, इच्छा होने पर ही इनमें सक्रियता आती है। 2, जो स्वतः निरंतर कार्य करती हैं। पाचन क्रिया, श्वास प्रश्वास, रक्त संचालन, पलक झपकना, पसीना निकलना आदि कार्य वे स्वतः संपन्न करती रहती हैं। 3, वे जिनमें दोनों विशेषताएं हैं और शरीर के भीतर की रासायनिक क्रिया से प्रभावित रहती हैं। इन तीनों का ही अपना महत्वपूर्ण उपयोग है।
इन्हीं के सम्मिश्रित प्रयत्नों के फलस्वरूप हम स्वस्थ और बलिष्ठ दिखाई पड़ते हैं। यदि इसमें कमजोरी आने लगे तो दर्द होने लगेगा। पैरों की भड़कन, पीठ दर्द और कमर का दर्द जैसी शिकायतें मांसपेशियों में अकड़न, कठोरता बढ़ने के कारण ही होती है। मांसपेशियों का काम देखने में सरल सा लगता है, पर वस्तुतः उनकी संरचना और कार्य पद्धति इतनी अधिक जटिल है कि अन्वेषक चकित रह जाते हैं। अणुविज्ञान को, उसके क्रियाकलाप को, अणु यंत्रों को ही जटिल माना जाता है, पर मांसपेशियों को इच्छित या अनिच्छित क्रियाकलाप करने में कितनी जटिल क्रिया पद्धति का सहारा लेना पड़ता है, उसका विश्लेषण करते हुए कारीगर की अद्भुत कारीगरी को चकित रहकर ही देखना पड़ता है। हाथ पैर सबके पास है, फिर किसी में क्षमता कम व किसी में अधिक क्यों होती है? समझा जाता है कि यह अभ्यास से घटती बढ़ती है। बेशक इच्छा शक्ति और अभ्यास भी सहायक होता है, पर मूल बात मांसपेशियों की सशक्तता ही मनुष्य की बलिष्ठता और कोमलता का मुख्य कारण है। भोजनालय में जो कार्य चूल्हे का है, कारखानों में जो कार्य बॉयलर या इलेक्ट्रिक मोटर का है, वही कार्य मांसपेशियां करती हैं। गर्मी पैदा करना उन्हीं का काम है। इस गर्मी के बल पर ही अन्य सब अंग गतिशील रहने में समर्थ होते हैं। मांसपेशियां सारे शरीर को गर्म रखती है और स्वयं गर्म रहती हैं। उन्हें एक प्रकार के हीटर भी कह सकते हैं। शरीर और मन का संबंध बनाए रखने में इनकी भूमिका अद्भुत है। ज्ञान तंतु समूह इन्हीं में ओतप्रोत होता है। हंसने से लेकर रोने, नृत्य से लेकर भाग खड़े होने तक, सोने से लेकर जगने तक के समस्त मनोभावों का प्रकटीकरण शरीर द्वारा तभी संभव होता है जब यह मांसपेशियां ठीक से काम करें। रक्तचाप, हृदय रोग जैसे जटिल रोगों में वस्तुतः उन स्थानों की मांसपेशियां ही दुर्बल हो जाती हैं। यह दुर्बलता जितनी बढ़ेगी, रुग्णता और मृत्यु का प्रकोप उसी अनुपात से होता चला जाएगा।